लगता है इस बार राहुल गांधी ने कसम उठा रखी है कि बिहार में तो फतह करना ही करना है। उसके लिए तमाम दांवपेच वो चला रहे हैं। दांवपेच ऐसे कि आपको भी सुनकर के लगेगा कि इनके निशाने पर बिहार है, लोकसभा चुनाव है या फिर उत्तर प्रदेश का चुनाव है, क्योंकि इन तीनों चुनाव को एक साथ साधने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। अब आप ये समझना चाहेंगे कि आखिरकार वो कौन सा तीर है राहुल गांधी के पास कि एक तीर से तीन निशाने ये साध रहे हैं। तो ये जो निशाने साधने की कोशिश है वो राहुल गांधी ईबीसी कोटा को आगे करके कर रहे हैं। ईबीसी वही कोटा है जहां पर अति पिछड़ों की बात होती है, और अति पिछड़ों की बात जहां पर होती है तो वहां से एक रास्ता निकलता हुआ दिखता है, और वो रास्ता है वोट बैंक का। तो ये वोट बैंक कहां लेकर के जाना चाहते हैं राहुल गांधी? क्या इस वोट बैंक को बिहार के चुनाव में इस्तेमाल करेंगे? क्या इस वोट बैंक को आगे जो अगले साल पंचायत चुनाव होना है यूपी में वहां इस्तेमाल करेंगे? या इस वोट बैंक का इस्तेमाल वो उत्तर प्रदेश में जो 2027 में चुनाव होना है वहां करेंगे? या फिर 2029 लोकसभा चुनाव उनका लक्ष्य है? तो आखिरकार ये राजनीति क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी, और इससे क्या क्या फायदा कांग्रेस को मिलने वाली है, इस पर चर्चा होगी आज के वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो बिहार में बैठक होती है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के नेता जुटते हैं, बातचीत होती है और ये घोषणा कर दी जाती है कि हम ईबीसी के लिए 10 संकल्प लेकर के सामने आ रहे हैं, इन्हीं संकल्पों पर आगे हम काम करेंगे। तो यहां पर सवाल ये उठने लगता है कि आखिरकार ईबीसी को क्या सोच करके मुद्दा बनाने की सोच रहे हैं राहुल गांधी? तो सबसे पहले बात तो होगी बिहार चुनाव की, क्योंकि बिहार चुनाव ही इसके केंद्र में नजर आ रहा है। लेकिन यह बिहार की राजनीति से ऊपर की राजनीति है जो राहुल गांधी कर रहे हैं, क्योंकि बिहार से ही संदेश जाएगा उत्तर प्रदेश को, और यहीं से संदेश जाएगा पूरे देश की बात कर लें तो पूरे देश को संदेश यहीं से जाना है। इसी बैठक में जो चीज़ें तय हुई है, और जिस तरीके से वहाँ के वरिष्ठ नेता की बात कर लें या फिर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर लें, तो उन्होंने जिस तरीके से पिछले दिनों भी बयान दिया था, तो उससे ये साफ हो गया था कि कांग्रेस की सोच ईबीसी के सहारे पूरे देश में वोट बैंक को साधने की है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या इसका फायदा बिहार में होगा। तो जाहिर सी बात है, बिहार में जिस तरीके से इतने वर्षों के बाद इस तरह की कोई बैठक हुई, उसे ये संदेश तो जा ही रहा है कि भले ही इसका असर पूरे देश में हो, खास करके उत्तर प्रदेश में हो, लेकिन इसकी शुरुआत बिहार से ही होगी, क्योंकि बिहार में चुनाव होना है। आगे के 2 महीने में चुनाव हो जाना है। यहाँ पे नवंबर में चुनाव की तारीखें आने की संभावना है, और उन्हीं दिनों चुनाव होगा, उसका रिजल्ट भी नवंबर में ही आ जाना है। तो एक तरीके से एक्सपेरिमेंट है बिहार का चुनाव कि कांग्रेस जिस तरीके से 10 संकल्प लेकर के आई है ईबीसी के मामले में, तो उसका फायदा क्या आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के चुनाव में हो सकता है, और क्या आने वाले दिनों में इसका असर लोकसभा के चुनाव तक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ईबीसी का जो मुद्दा है वो केवल कांग्रेस की ही कह लीजिए उसका ही हक है, बल्कि 2003 की बात कर लें तो उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि हाँ, जो ईबीसी है उनको उनका वाजिब हक मिलना चाहिए, इनको आरक्षण मिलना चाहिए, और वो भी प्राइवेट सेक्टर्स में उनको आरक्षण मिलना चाहिए, शिक्षण जो संस्थान है वहाँ पर उनको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं बन पाई, बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई। यही वजह थी कि 2004 से बीजेपी ने इस मुद्दे को एक पिटारे में बंद करके छोड़ दिया, क्योंकि उनको लगता था कि इस पर अगर आगे बढ़े तो हो सकता है फायदे की जगह नुकसान ज्यादा हो जाए। तो क्या इस बार राहुल गांधी को भी नुकसान हो सकता है? यही वजह है कि बड़ा दांव खेलने से पहले राहुल गांधी इसे बिहार में आजमा लेना चाहते हैं।
अगर हम ईबीसी की बात करें तो इसमें कुल 110 से 115 जातियां आती है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग जातियों का वर्गीकरण हो सकता है, अलग अलग जातियां इस दायरे में आ सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखें, अगर हम देशव्यापी बात करें तो करीब 30 से 35% जो मतदाता हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं। तो राहुल गांधी ऐसा चाहते हैं कि अगर 30 से 35% मतदाता को प्रभावित कर लिया जाए, क्योंकि ये वो तबका है जिसके बारे में माना जाता है कि चूंकि एनडीए के अंदर में जेडीयू भी है, जीतन राम मांझी भी हैं, चिराग पासवान भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। अगर हम केवल बिहार की बात कर रहे हैं, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर ओपी राजभर भी हैं, संजय निषाद भी हैं, अनुप्रिया पटेल भी हैं। तो ये तमाम पार्टी जो है वो इन्हीं जो ईबीसी वाले लोग हैं उनकी बात करती है, जो अति पिछड़ा वर्ग से लोग आते हैं उनकी बात करती है। और जो जीत का अंतर होता है वो यहीं पर नजर आता है। यही ईबीसी जो है वो जीत के अंतर को बढ़ाती है या कम करती है। अगर हम उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम को देख लें तो यही वो तबका है जो एनडीए के पाले में जाता है और उससे यहाँ पर जीत या हार तय हो जाती है। समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बना पाती है, कांग्रेस की उसमें भागीदारी नहीं हो पाती है। अगर हम बिहार की भी बात कर लें तो बिहार में भी ऐसा ही देखने को मिला। केवल 11,150 वोट का अंतर था महागठबंधन और एनडीए के बीच में, लेकिन सीट का फासला बहुत ज़्यादा था। 110 सीटें महागठबंधन जीत करके आती है और 125 सीटें एनडीए जीत करके आती है। तो कुल मिलाकर के ये जो जीत और हार का फर्क है ये ईबीसी के कारण ही नजर आ रहा था, क्योंकि ईबीसी जहां पर निर्णायक भूमिका में है वहां पर 1 से 2.5% का वोट परसेंटेज का गैप था, जिसके कारण महागठबंधन पिछड़ गया और एनडीए की सरकार बन गई। तो क्या इस अंतर को अगर पाट लिया जाए, यानी कि ईबीसी को अपने साथ खड़ा कर लिया जाए, क्योंकि जो संकल्प लिए गए हैं उसमें साफ साफ कहा गया है कि हमें प्राइवेट सेक्टर्स में भी, क्योंकि ज़्यादातर जो भी जो वो है जो सरकार के अधीन जो कंपनीज हैं, जो सरकार के अधीन जो संस्थान हैं, वो अब धीरे धीरे कॉर्पोरेट सेक्टर्स धीरे धीरे उसको अपने अंदर में लेते जा रहे हैं, यानी कि वो अब सरकारी से ज़्यादा वो प्राइवेट होता चला जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का ये कहना है कि जो ईबीसी का वर्ग है उसे अब शायद उस तरीके से नौकरी ना मिल पाए, क्योंकि जो सरकारी आरक्षण है वो प्राइवेट सेक्टर में चलता नहीं है और ज़्यादा जो सरकारी संस्थान है वो धीरे धीरे प्राइवेट होते जा रहे हैं, उनका निजीकरण होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में सीधे सीधे इन लोगों के हक पर चोट पड़ रहा है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि ईबीसी में आरक्षण की बात की जाए और ईबीसी को प्राइवेट सेक्टर्स में भी आरक्षण दिया जाए, और खास करके जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान हैं उनमें आरक्षण की बात की जा रही है, चाहे वो एडमिशन की बात कर लें या फिर उसमें नौकरी की बात कर लें। और उसके लिए जो संविधान के अनुच्छेद 15/5 की बात की जाती है, उपधारा 5 है, उसमें ये बात की जाती है कि सबको जो प्राइवेट शिक्षण संस्थान है उसमें सब समानता का अधिकार मिलना चाहिए और लोग जो ईबीसी वाले लोग हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो कुल मिलाकर के अगर इस संकल्प को पूरी तरीके से लागू करने में कांग्रेस कामयाब रहती है और अगर इस संकल्प पत्र के माध्यम से वो सरकार बनाने में कामयाब रहती है, तो आने वाले दिनों में ऐसा देखने को मिल सकता है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, चाहे वो नौकरी की बात कर लें या शिक्षण संस्थान में एडमिशन की बात कर लें या फिर आरक्षण के बल पर शिक्षण संस्थान में लगभग 50% तक आरक्षण लेने की बात हो जाए, तो ये तमाम चीजें अगर लागू हो जाती है तो आने वाले दिनों में एक बड़ा वोट बैंक कांग्रेस के पाले में आ सकता है, जो कि अभी तक एनडीए के पाले में है। क्योंकि पहले अटल बिहारी वाजपेयी बात कर चुके थे इस बारे में और साथ ही जेडीयू भी इस बारे में बात करती नजर आती है। अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ पर करीब 60% आरक्षण है, जिसको बढ़ा करके नीतीश कुमार 75% कर देना चाहती है। ये अलग बात है कि हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दी, मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला पेंडिंग है, वहाँ पर बातचीत चल रही है, वहाँ पर बहस हो रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में उस पर कोई फैसला आ जाए, क्योंकि आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट ने ये एक
बैरिकेड सा सेट कर दिया है कि संविधान के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए ये तय कर दिया है कि आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 50% से ज़्यादा आरक्षण की सीमा नहीं होती है तो ये जो ईबीसी का झुनझुना बजाया जा रहा है या फिर दूसरे प्रावधानों के तहत जो 75% तक आरक्षण लागू करने की बात कर दी जाती है, और वो भी केवल चुनाव के कारण, केवल वोट बैंक के कारण, अगर इनको पूरी छूट दे दी जाए ये तमाम राजनीतिक दल को, तो ये तो 100% आरक्षण कर दें। ये अलग बात है कि पिछले दिनों सवर्ण जो पिछड़े लोग हैं उनको भी 10% आरक्षण देने की बात हुई और उसको लागू भी किया गया। इसी के कारण 50% के बाद ये 60% आरक्षण का कोटा हो गया, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी ये प्रावधान दिया है कि विशेष परिस्थितियों में आप आरक्षण दे सकते हैं, लेकिन जो सरकार है उसे पता होता है कि किस तरीके से परिस्थितियों को विशेष बनाया जाता है, किस तरीके से विशेष परिस्थिति बना करके जो आरक्षण का झुंझुना है वो बजा करके वोट बैंक को प्रभावित किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के राहुल गांधी जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से उनके पीछे पूरी कांग्रेस खड़ी है, उसे यही नजर आ रहा है कि आरक्षण, वो भी ईबीसी का, वो एक बड़ा मुद्दा हो सकता है इस बार बिहार के चुनाव में भी, और अगले साल अगर हम पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो यहाँ पर भी, और उसके अगले साल यानी 2027 में उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव होना है उस वक्त भी ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। साथ ही ये मुद्दा लोकसभा चुनाव जो कि 2029 में प्रस्तावित है उस वक्त भी बड़ा मुद्दा बन सकता है। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा कदम है कांग्रेस के लिहाज से भी और राहुल गांधी के लिहाज से भी, लेकिन ये कदम क्या तीर बन करके आगे बढ़ेगा या फिर ये तुक्का साबित होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।